Good evening, students. So this is our lecture number 10 on the Code of Civil Procedure 1908. तो अपने आज के लेक्चर में हम सेक्शन 9 में जो टर्म एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार ऑन कॉग्निजेंस यूज़ किया गया है उस पर डेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जुरिस्डिक्शन पे एंटर करेंगे। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होता है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, वो हम लोग करेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग जो सिविल कोर्ट्स की हायरार्की है उसको भी समझेंगे। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को मैंने अपने इस लेक्चर में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है, उसके लिए मेरे को सेपरेट लेक्चर डेडिकेट करने की आवश्यकता है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं जो ये लेक्चर सीरीज़ बनाता हूँ इसके नोट्स मैं फ्री ऑफ चार्ज टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूँ, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन लेक्चर के नोट्स फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 9 का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था उसको कवर कर लिया था, ठीक है। अब एक बार फिर से सेक्शन 9 के डिस्कशन को कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 बेसिकली क्या कहता है? सेक्शन 9 ये कहता है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट जो उनको ये जुरिस्डिक्शन दी गई है दैट दे कैन ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, they are subject to two restrictions. The first restriction is the provisions herein contained, that is the provisions of CPC. And the second restriction that has been imposed on the civil courts from dealing with matters, from dealing with certain matters is either expressly or impliedly barred, ठीक है। तो हमने ये समझा था कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके पास दो प्रकार के डायमेंशंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डायमेंशन एंड वन इज नेगेटिव डायमेंशन। पॉजिटिव डायमेंशन क्या कहता है कि हर एक सिविल कोर्ट इनहेरेंटली ये मान के चलती है कि उसके पास किसी सिविल मैटर को एंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन है। नेगेटिव डायमेंशन टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस कि आपके पास चलिए जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने की, लेकिन हम आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप इन मैटर्स को ट्राई नहीं कर सकते। फॉर व्हाट रीजंस? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया सेक्शन 9 के अंदर। फिर हमने उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी किया था, अब उस पर दोबारा डेल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आज जो टर्म हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं वो है जो सेक्शन 9 में टर्म यूज हुआ है एक्सप्रेस बार ऑन कॉग्निजेंस, ठीक है। समझते हैं इसका मतलब क्या है एक्सप्रेस बार ऑन कॉग्निजेंस का। एक्सप्रेस बार ऑन कॉग्निजेंस को अगर लेमैन के लैंग्वेज में हम लोग समझें तो इसका मतलब यह है कि कोई पर्टिकुलर कानून है जिसने ये एक्सप्रेसली मेंशन करके रखा है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। कॉग्निजेंस का मतलब यहां पर क्या है कि आप इस मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कहा गया है कि दिस पर्टिकुलर कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर, इसका मतलब यह है कि आप उस पर्टिकुलर मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकते। तो जब हम ये टर्म समझते हैं एक्सप्रेस बार ऑन कॉग्निजेंस, तो इसका मतलब यह होता है कि जो कोई पर्टिकुलर लॉ है उसने सिविल कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए उस पर्टिकुलर मैटर से मना किया है। इतना आपको क्लियर हो गया? आई गेस ये काफ़ी हद तक आपको पता ही होगा कि एक्सप्रेस बार ऑन कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आपको पता लगाना है कि किसी कानून ने सिविल कोर्ट्स को एक्सप्रेसली बार किया है कि नहीं किया कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो जब आप उस कानून को रेफर करोगे तो वहाँ पर आपको सर्टेन वर्ड्स मिलेंगे। क्या क्या वर्ड मिलेंगे? एक्सक्लूसिव। क्या लिखा होगा? दैट this particular tribunal or this particular court have the exclusive jurisdiction to deal with this particular matter, ठीक है। या फिर क्या लिखा हुआ आपको मिलेगा? exclusively, that such matters will exclusively dealt by this tribunal. final, finality, only, ये सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। फाइनल कैसे मिल जाएगा कि जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट होगा, जो इसका जो भी जजमेंट आएगा, जो भी ये ऑर्डर पास करेगा, दैट विल बी फाइनल इन नेचर, और उसको आप अपील नहीं कर सकते सिविल कोर्ट में,
ठीक है। फाइनलिटी का मतलब क्या है कि जो भी ये जजमेंट देगा डेट विल बी फाइनल, उससे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ओनली का मतलब क्या है कि ये कोर्ट जो है सिर्फ इसी के पास जुरिस्डिक्शन है कि ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील कर सकता है, ठीक है। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो आपके हो गए एनवायरमेंटल लॉज। ये सब वैसे मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है, फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए इसको लिखते रहा करिए, ठीक है। लेबर लॉज, जैसे एनवायरमेंटल लॉ में क्या आ गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। लेबर लॉ में आपका आ गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मैं शॉर्ट में आईडी एक्ट लिख दिया हूं, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, कि रेंट के रिगार्डिंग जो भी मैटर है वो इस ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, ठीक है। फिर आपका इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, जिनको स्टैब्लिश किया गया आईटी एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के अंदर आपको एनसीएलटी वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया आपका, इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स, ठीक है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे, अगर इन सारे लॉस को आप रेफर करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको एक टर्म मिलेगा कि सिर्फ इन पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल्स के पास ही इन पर्टिकुलर मैटर्स को डील करने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एनजीटी को स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। एनजीटी के 6 ऑफिस हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, ठीक है। एनजीटी को स्टैब्लिश किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया है, तो एनजीटी के पास ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, एनवायरमेंटल मैटर्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एनजीटी उससे डील करेगा। अब एक बात बताइए, क्या कोई अगर एनवायरमेंटल मैटर है तो क्या सिविल कोर्ट उससे डील नहीं कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज इट इज अ सिविल सूट, इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। एनवायरमेंटल लॉ ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास राइट है कि आपको क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट मिलना चाहिए, तो क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट का जो आपका राइट है अगर उसको इन्फ्रिंज किया जाए तो क्या हुआ, आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो लीगल राइट के वायलेशन के लिए आपको रेमेडी चाहिए, रेमेडी सीख करने के लिए सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, तो सिविल कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। तो अगर उसको अप्रोच किया जा सकता है तो फिर हम लोग ये इतने सारे ट्राइब्यूनल्स क्यों बना देते हैं? द रीजन बीइंग कि एक कोर्ट के ऊपर हम कितना बर्डन डालेंगे कि वो कितने प्रकार के मैटर से डील करे, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा सिचुएशन, लाइक मैंने भी आपको थोड़ी देर बताया ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज मोर इंपॉर्टेंट। जब कोर्ट के ऊपर बर्डन कम रहेगा तो वो मैटर को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर पाएगा। तो इसीलिए जो डिफरेंट मैटर्स हैं उसके लिए हम डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स या कोर्ट को स्टैब्लिश कर देते हैं जो एक्सक्लूसिवली उन मैटर से डील करते हैं, ताकि सिविल कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है वो घटे और इट विल हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक्सप्रेस बार क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इम्प्लाइड बार पे। अच्छा, एक्सप्रेस बार तो बड़ा क्लियर है भाई, ये तो चलो सबको पता होगा कि जब कोई कानून कह दिया है कि दिस मैटर विल बी डेल्ट एक्सक्लूसिवली बाय दिस ट्राइब्यूनल, तो वो सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन से वो मैटर बाहर निकल जाएगा, बिकॉज इट इज एन एक्सप्रेस बार ऑन कॉग्निजेंस। सवाल यहां ये खड़ा होता है कि इम्प्लाइड बार ऑन कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो गया, इम्प्लाइड बार ऑन कॉग्निजेंस। कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी कानून ने सिविल कोर्ट को इम्प्लाइडली बार किया है फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिविल मैटर? कैसे पता लगाएंगे? इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना आपके लिए वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसका जो प्रेडिसेसर था वो 1986 का था, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इसका बेस्ट एग्जांपल है? इज बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको कहीं भी ये टर्म एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिवली, फाइनैलिटी, फाइनली, ओनली, ये सारे के सारे टर्म आपको नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म्स आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इसका इंप्लाइड बार से क्या कोरिलेशन है मैं आपको बताता हूं। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एनसीडीआरसी को स्टैब्लिश किया गया और हर स्टेट में आपको स्टेट लेवल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी मिल जाएंगे। एनसीडीआरसी क्या है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। और हर स्टेट में स्टेट लेवल पे भी स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होते हैं, ठीक है। इनको स्टैब्लिश किया गया अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बट ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो इनके जजमेंट्स होंगे वो फाइनल होंगे
या फिर इन पर्टिकुलर कोर्ट्स के पास ही एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू डील विद मैटर्स पर्टेनिंग टू कंज्यूमर्स। तो आखिर हम ये कैसे कह पा रहे हैं कि ये एक इम्प्लाइड बार लगा रहा है ऑन सिविल कोर्ट्स फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच मैटर्स विच पर्टेन्स टू कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए किसी भी कानून को बनाने का इंटेंशन क्या होता है। लेजिस्लेचर पागल तो है नहीं, पार्लियामेंट पागल तो नहीं है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फालतू का बना देगी। अगर इवन दो ये टर्म्स लाइक फाइनलिटी, एक्सक्लूसिव फाइनलिटी सब यूज नहीं हुए किसी कानून में, लेकिन इम्प्लाइडली आपको पता चल रहा है, कि वो जो पर्टिकुलर लॉ है वो किसी पर्टिकुलर मैटर से ही डील करेगा। तो इम्प्लाइडली, बिकॉज पार्लियामेंट का इंटेंशन ही ऐसा है कि वो पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल जो वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, जो कमीशन वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो उस मैटर से डील करेगा। तो इंटेंट ही ये चीज काफी हद तक क्लियर कर देता है कि जो सिविल कोर्ट्स है उनके ऊपर एक इम्प्लाइड बार है फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर्स विच रिलेट्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बिकॉज उन्होंने कानून क्यों बनाया? उन्होंने कानून इसीलिए बनाया ताकि जो कंज्यूमर के रिलेटेड जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी इश्यूज अराइज होते हैं, वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के पास जाए या फिर जो स्टेट लेवल डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन है उनके पास जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इंप्लाइड बार आपको समझ में आ गया। तो इंप्लाइड बार कैसे हमें पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे बाय द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जिसने वो कानून को बनाया उसका इंटेंट क्या था। अब कोई अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना रहा है और उसको बना के वो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस या फिर कमीशंस को सेटअप कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इंटेंशन तो पार्लियामेंट का यही है ना कि कंज्यूमर के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सिविल कोर्ट में जाने के बजाय NCDRC या फिर SCDRC के पास जाए, दैट इज स्टेट्स कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले आपका हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं इम्प्लाइड बार के, इम्प्लाइड बार ऑन कॉग्निजेंस। अच्छा, ये से कुछ केस लॉस कर लेते हैं। पहले करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस अजय सिन्हा, 2008 सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द जनरल प्रिजम्पशन इज दैट the civil courts have plenary jurisdiction, that is they have jurisdiction upon all suits of civil nature. Any restriction shall be strictly interpreted. ठीक है, यहां पर यह कहा गया कि सेक्शन 9 को पढ़ने के बाद जो जनरल प्रिजम्पशन बनता है वो ये बनता है कि सिविल कोर्ट्स के पास एब्सोल्यूट जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन ऑल द सूट्स रिलेटेड टू सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, तो अगर इनको जो ये एब्सोल्यूट पावर दी गई है टू एंटरटेन ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू सूट ऑफ सिविल नेचर, अगर इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे। मतलब अगर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया है जिसमें हमने NCDRC और स्टेट लेवल डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशंस को स्टैब्लिश किया है, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इम्प्लाइड है कि जो भी कंज्यूमर के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स हैं उसको हम यहीं पर भिजवाना चाहेंगे। तो ये एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है सिविल कोर्ट के ऊपर, इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्शन अपॉन द सिविल कोर्ट। तो इवन दो इट इज एन इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्शन, इट विल बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड। इज दैट क्लियर? अब इस पे आते हैं, धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ेंगे वैसे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट। 5 जज बेंच प्रोनाउंस द जजमेंट एंड जस्टिस सिद्धार्थुल्लाह वाज द CJ एंड ऑल्सो द वन हु गेव द जजमेंट। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मतलब मैं आपको ये केस को पढ़ाऊँ, ठीक है, पहले इसके फैक्ट आपको समझा देता हूँ। सो देयर वॉज ए पर्सन ए, ठीक है, देयर वॉज ए पर्सन ए, उसने गलती से एक्सेसिव इनकम टैक्स पे कर दिया। मतलब जितनी उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी थी उससे उसने ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया। इतना क्लियर है आपको? अब हुआ क्या कि जब उसने ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया तो ही विल बी एलिजिबल टू गेट द एक्सेसिव अमाउंट बैक, कि जितना अमाउंट उसने एक्स्ट्रा पे किया है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे किया है इनकम टैक्स में, वो उसको वापस मिलने का उसका अधिकार है कि नहीं? अब देखिए, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स हैं दे कैन बी एक्सक्लूसिवली डेल्ट बाय द IT ट्रिब्यूनल, दैट इज द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। इनके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू डील विद मैटर्स पर्टेनिंग टू इनकम टैक्स।
प्रॉब्लम यहां पर यह खड़ी हुई कि आईटी ट्रिब्यूनल जिसको स्टैब्लिश किया गया बाय द आईटी एक्ट 1961, इसके पास पैसों को रिटर्न करने की कोई पावर नहीं है, या फिर ऐसे सिचुएशन में कंपेंसेशन देने की पावर नहीं है, क्योंकि कोई प्रोविजन बनाया नहीं गया ऐसा कि जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को बता सके कि इफ इन द केस अगर किसी इंसान ने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दे दिया, एक्स्ट्रा इनकम टैक्स दे दिया है, तो उसको रिटर्न कैसे किया जाए। इतना आपको क्लियर है। अभी तक जो हमने ये पढ़ा एक्सप्रेस बार ऑन कॉग्निजेंस, वो क्या कहता है कि अगर किसी कानून ने कहा है कि दिस पर्टिकुलर कोर्ट विल एक्सक्लूसिवली डील विद सच सब्जेक्ट मैटर्स, तो उस केस में जो सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है उसको हम आउस्ट कर देंगे, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हमने ये इम्प्लाइड बार में भी समझा, अभी पिछले केस में भी यही समझा कि अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि किसी कानून ने रेस्ट्रिक्शन लगाया सिविल कोर्ट्स के ऊपर फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, तो उस केस में उस पर्टिकुलर प्रोविजन को हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देंगे। लेकिन अब यहां पर एक कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है। कंफ्लिक्ट क्या अराइज हो रहा है, अगर आपको सेक्शन 72 पता हो ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन डील्स विद अनजस्ट इनरिचमेंट। ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन डील्स विद अनजस्ट इनरिचमेंट। ये क्या कहता है कि कभी भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो दूसरा जो पार्टी है वो गलत तरीके से एनरिच्ड नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 72 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो किसी भी पार्टी को अनजस्टली एनरिच्ड होने से रोकता है, मतलब अनजस्टली फेवर्स लेने से रोकता है। ठीक है, अनजस्टली गेन करने से रोकता है। तो यहां पर क्योंकि बंदे ने गलती से ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पैसे वापस मिलना चाहिए, और अगर उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो जो यहाँ पे आपके आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, दे विल बी अनजस्टली इनरिच्ड। समझ में आ रहा है आपको? फैक्ट समझ में आया? ए था, उसने गलती से ज्यादा टैक्स पे कर दिया। अब जब वो टैक्स वापस मांगने के लिए गया फ्रॉम द आईटी ट्रिब्यूनल, तो वहां पर उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि वो कंपेंसेट कर सके। ठीक है, और अगेन जो आईटी एक्ट है जिसने आईटी ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश किया है, उसमें टर्म एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे ये बंदा सिविल कोर्ट को अप्रोच कैसे करे, क्योंकि सेक्शन 72 का वायलेशन तो हुआ है ना, अनजस्ट इनरिचमेंट तो हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। The question before the court was that if any law has created a special court and it has been given exclusive jurisdiction with respect to that law, then can there be a situation wherein an ordinary civil court has jurisdiction upon that matter? अब यहाँ पे उन सिचुएशंस को हम कवर करने वाले हैं जिन सिचुएशंस में अगर किसी कोर्ट को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे भी दी गई हो टू डील विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, उस सिचुएशन में भी कैसे सिविल कोर्ट्स जो हैं उस पर्टिकुलर मैटर से डील कर पाएंगे। The Supreme Court held if the special court has violated the specific provisions of that statute, then the ordinary civil courts will have jurisdiction. Special court ने अगर उस statute को ही violate कर दिया तो आप ordinary civil court को approach कर सकते हो even for that subject matter. मतलब income tax का matter है, उसके लिए भी आप civil court को approach कर सकते हो अगर special court जो establish किया गया था उसने specific provisions जो थे statute के उसको violate किए तो। If the special law itself is unconstitutional, अगर स्पेशल लॉ इन इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अगेन आप सिविल कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, इफ द स्पेशल लॉ और स्पेशल कोर्ट हैज ग्रॉसली वायलेटेड, देन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ग्रॉसली वायलेट कर रहे हैं राइट्स को, देन अगेन सिविल कोर्ट्स को आप अप्रोच कर सकते हो। फोर्थ, इफ द स्पेशल लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट रेमेडी, देन ऑल्सो द ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिस्डिक्शन। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, दिस इज रेलिवेंट टू आवर केस लॉ। ठीक है, और मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो ये फोर्थ पॉइंट है ना, इसको रिट्रेट किया गया था इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामालिंगम। ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, द पॉइंट नंबर 4 वॉज रिट्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामालिंगम। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया आपको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार का डिफरेंस क्या है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट से शुरू करते हैं कि जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं उनकी हायरार्की क्या है। ठीक है, तो फॉर दैट विल रेफर टू सेक्शन 3। आइए पढ़े सेक्शन 3 को। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, दैट इज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट and every civil court of a grade inferior to that of a civil court of a district court, and every court of small causes subordinate to the high court and district court. तो सेक्शन 3 को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे टॉप पे कौन है, हाई कोर्ट।
देन आपके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट जज। फिर आपके आते हैं कोर्ट ऑफ सिविल जज, ठीक है। हियर इन यू विल फाइंड 2 डिविजन्स, सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन, ठीक है। और लास्ट में आपके आते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, ठीक है। अब सेक्शन 3 में कोई और डेलिब्रेशन की नीड नहीं है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ दें सेक्शन 3 को। अब आते हैं ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अगर आपको सेक्शन 9 की लैंग्वेज याद हो तो उसमें लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था, प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड, ठीक है। प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड मतलब क्या, हर सिविल कोर्ट, एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड। इसका मतलब क्या है कि सीपीसी के प्रोविजन ने अगर आपको रोक के रखा किसी पर्टिकुलर मैटर को डील करने से, तो उससे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। बट जनरली आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप सारे के सारे सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब जो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है, इसके रिलेटेड जो प्रोविजन है मैं वो लिख दे रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मैं समझा दे रहा हूँ। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आईटी का मैटर है, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स से डील करने के लिए हमारे पास एक अलग लेजिस्लेशन है, ठीक है। कमर्शियल मैटर है, तो कमर्शियल मैटर से डील करने के लिए हमारे पास कमर्शियल कोर्ट्स हैं, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ 2015, ठीक है। एनआई के मैटर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मैटर है, तो उससे भी डील करने के लिए हमारे पास अलग से एनआई कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इन अलग अलग कोर्ट्स को हम स्टैब्लिश क्यों करते हैं? इनको स्टैब्लिश करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है फॉर अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड टू लेसन द बर्डन अपॉन द जुडिशरी। अब एक ही कोर्ट है, उसमें इतने सारे मैटर जा रहे हैं, तो वो कोर्ट कितना बर्डनड हो जाएगा सारे मैटर से डील करते हुए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर मैटर्स जिनके केसेस बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा संख्या में जिनके केसेस निकलते हैं, उसके लिए हम अलग से कोई कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन इज दैट क्लियर? अच्छा, अब सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन कहाँ डील किया गया सीपीसी के अंदर? ऑर्डर 2, रूल 2, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, अभी बस मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर 22, रूल 9, ऑर्डर 23, रूल 3A, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। अब ये रेस जुडिकाटा क्या होता है ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी बस आप ये चार्ट बना लीजिए, ठीक है। आपका मन करे तो आप इन सारे ऑर्डर से सेक्शंस को पढ़ सकते हैं, बट वैसे मैं इसको आगे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। फिर अगर आप लिमिटेशन एक्ट में एंटर करेंगे तो यू विल फाइंड सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 दैट डील्स विद सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन एंड अदर लॉज, ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, मान लो कोई सिविल जज है, कोई मान लो डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो आईटी के मैटर्स को डील नहीं कर सकता, इनकम टैक्स के मैटर से वो डील नहीं कर सकता, लेकिन सपोज उसने इनकम टैक्स के मैटर को एंटरटेन कर दिया और एंटरटेन करके डिक्री भी पास कर दी। तो मुझे एक बात बताइए, अगर उसने ये डिक्री पास कर दी तो क्या ये डिक्री वैलिड होगी? द आंसर इज नो, ठीक है। दिस डिक्री विल बी वॉइड। इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको ऑर्डर 7 रूल 10A पढ़ाया था, तो उसमें आपको याद होगा कि अगर कोई डिक्री पास हो भी गई है, ठीक है, अगर कोई डिक्री पास हो भी गई है और आपको लगता है कि ये किसी गलत जुरिसडिक्शन के कोर्ट ने डिक्री पास की है, तो अंडर ऑर्डर 7 रूल 10A यू मे अपील द सेम, ठीक है। और अगर appellate court finds out, if the appellate court finds out that the subordinate court does not possess the jurisdiction to entertain that particular matter, so in the appeal if they found out the same that the court had no jurisdiction, they may set aside the decree। मतलब कि अगर डिक्री पास हुई है बाय अ कोर्ट जिसके पास जुरिसडिक्शन नहीं थी, तो appellate court जो है वो डिक्री को सेट असाइड कर सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। वैसे ये रिटर्न ऑफ प्लेन के रिलेटेड था, बट उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था, तो मैं उससे आपको कोरिलेट करके चीज़ों को समझा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन पे। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जब हम लोग बात करते हैं पेक्यूनरी का,
तो इसका मतलब होता है पैसा। मतलब एक कोर्ट जो है, जो अभी हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर कोर्ट कितने रुपए के मैटर को एंटरटेन कर सकता है, ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अगेन इसको करने की आवश्यकता क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जब भी आप किसी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम में बैठते हैं, प्रीलिम्स में बैठते हैं, तो वहां पर जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी कितनी जुरिस्डिक्शन है, कितनी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है किसी मैटर को डील करने की, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी स्टेट में पूछ देता है कि उनके स्टेट के सिविल कोर्ट के पास कितनी जुरिस्डिक्शन है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दिल्ली उठाते हैं, इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा नोट्स में, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। अगर दिल्ली उठाते हैं तो यहाँ पर जो सिविल जज है, ठीक है, ही कैन entertain matters less than or equal to 20 लाख। जो आपके सिविल जजेस हैं वो 20 लाख या 20 लाख से कम के मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं। जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैं मोर देन 20 लैक्स, ठीक है, मोर देन 20 लैक्स बट लेस देन 2 करोड़। 20 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से नीचे के मैटर को डिस्ट्रिक्ट जज एंटरटेन कर सकते हैं। फिर आपके हाई कोर्ट सिंगल डिवीजन बेंच मोर देन 2 करोड़। इसका लिस्ट मैं आपको बना के दे दूंगा, एक एग्जांपल बस आपको दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये लिस्ट किस चीज की होगी। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच मतलब 2 जज अगर बैठे हैं तो, ठीक है, इनके पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन होगी। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार सबका है, तो वो मैं आपको लिस्ट बना के भेज दूंगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ना बांटा जाता है जजेस के बीच में कि वो कितने पेक्यूनरी वैल्यू के मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भैया हाई कोर्ट के पास 2 करोड़ जा रहा है, सिविल जज के पास खाली 20 लाख जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सपीरियंस मैटर करता है। कोई बंदा हाई कोर्ट में अगर बैठा है जज बन के, तो उसके पास ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस होगी कि वो 2 करोड़ से ऊपर के मैटर्स को एंटरटेन कर सके। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, आइए पढ़ते हैं सेक्शन 6 विच रिलेट्स टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, save in so far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suit the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits of its ordinary jurisdiction। मतलब कि जो भी कोर्ट्स की पेक्यूनरी लिमिट्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, और जो भी पेक्यूनरी लिमिट है उसके अंदर ही आप उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल जो हमारे पास बचता है वो ये है कि अभी हमने ये पढ़ा, सपोज दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो 20 लाख से ऊपर के मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मान लो 10 लाख रुपए का मैटर है, ठीक है, तो क्या अब वो सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन के पास फॉल करेगा 10 लाख रुपए का मैटर, लेकिन द क्वेश्चन इज क्या 10 लाख के मैटर को डिस्ट्रिक्ट जज एंटरटेन कर सकते हैं? क्या 10 लाख रुपए के मैटर को डिस्ट्रिक्ट जज एंटरटेन कर सकते हैं? बिकॉज ये उनके कहीं ना कहीं पेक्यूनरी लिमिट के अंदर ही आता है ना। मतलब वो अगर 20 लाख से ऊपर के मैटर को डील कर रहे हैं तो 10 लाख तो 20 लाख से कम ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वो कर सकते हैं लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूं। बिकॉज ऑफ सेक्शन 15 विच सेज कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। इज दैट क्लियर? कि अगर आपको कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है तो सेक्शन 15 ये कहता है कि आप उसी कोर्ट को अप्रोच करोगे जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड का हो आपके मैटर को डील करने के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे जुरिस्डिक्शन समझ में आ गए होंगे, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस बार समझ में आ गए होंगे। अगेन मैं एक चीज रिपीट करता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट रहे प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। उस डाउट को मैं जो भी नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, इससे आपको हेल्प होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो क्लियर किस लेक्चर में करूँ मेरे को पता नहीं है ना। अब मान लीजिए आपने लेक्चर 3 के अंदर कमेंट किया, ठीक है, अब उससे पहले मैंने 10 लेक्चर बना के रखे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस डाउट को मैं लेक्चर 11th में इंटरटेन करूँगा ना। तो जो भी आप मतलब अपने जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, उसके डालने के बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर आने वाला होगा उसके अंदर आपको आपके डाउट्स क्लियर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।